अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। क्या हाल चाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। किधर है बाकी बच्चे? इधर ही हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक है। जो पढ़ रहे हैं समझ आ रही है कि नहीं, कि मैं अकेली पढ़ के चली जाती हूँ? यस मैम, आ रही है समझ। आप पढ़ रहे हैं? ओके ओके ओके। अच्छा, कल की असाइनमेंट की कंफ्यूजन ठीक हो गई थी? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आज दिस इज फॉर यू। ठीक है, इसको फील करो इस चीज को। थैंक यू मैम। सारे एक ही तरह के हैं, जैसे भी हो आप यूनिक हो, आपकी तरह का कोई नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने क्या किया था? yesterday we did was adaptation. What happens if the cell is unable to adapt? Then it is going to undergo some reversible changes, and if still it is unable to cope with those changes, then the cell is ultimately going to die. आपको changes पता चल गई थी ना बेटा? क्या changes आती हैं? Yes मैम। Yes So मैम। what is the first change that the cell faces during reversible cell injury? मैम हाइड्रोपिक शाबाश, swelling. शाबाश, वेरी गुड। सो अब हमने उससे एक स्टेप आगे जाना है। अब वो रिवर्सिबल इंजरी जो है, द इंसल्ट इज prolonged and it is severe, so the cell will die. ठीक है, अब वो सेल सस्टेन नहीं कर सकता, इट्स गोइंग टू डाई। सो व्हाट विल हैपन? द सेल इज गोइंग टू अंडरगो नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का कुछ आइडिया है, समझ है क्या होता है? सेल डेथ होती है, सडन डेथ। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सेल डेथ को हम नेक्रोसिस बेसिकली कहते हैं। सो बेटा, सेल डेथ में अभी हमने जो सारी साइकिल पढ़ी है, व्हाट हैपेंस? दिस इज अ हेल्दी सेल, there is a stimulus which is prolonged, which is severe, which is toxic. So it results in what? It results in changes in the nuclear membrane, changes in the endoplasmic reticulum, in the mitochondria and the cell membrane, resulting in membranes भी टूट जाएंगी सारी की सारी, सारा cell disrupt हो जाएगा. So अब इससे पहले, before we start, let's see what happens in a necrotic cell. What changes occur in a necrotic cell? बेटा, ये सेल कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कैन यू आइडेंटिफाई? कहाँ के सेल्स? शाबाश, ये लिवर सेल्स हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स हैं. सो यू कैन सी व्हाट इज दिस थिंग. ये क्या है? राउंड सा. This is the nucleus, the rest is the cytoplasm. And what is the color of the nucleus? ये अब बताओ, ये ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है. ठीक है, so this is a cell, this is the cell membrane, this is the cytoplasm, and this is the nucleus. What is the color of the nucleus? That is blue. ठीक है ना? And what is the color of the cytoplasm? पिंक. It is pink. लेकिन अगर आप देखो तो इसमें थोड़ा सा blue hue भी आ रहा है. Yes. ऐसे ही है ना? सो बेटा, जो Yes, ब्लू स्टेन्स होते हैं ना, दे टेक अप द हीमेटॉक्सिलिन स्टेन. वो जो न्यूक्लियस है ना, इट टेक्स अप द हीमेटॉक्सिलिन स्टेन, सो इट अपीयर्स ब्लू. In other words, all the proteins, they take up the blue stain, the hematoxylin stain. So जितनी RNA और proteins होती हैं in the cytoplasm, they also take up a little bit of blue shade. इस वजह से वो हमें ऐसी नजर आती हैं. आपको समझ आ रही है इस चीज की? Yes, ma'am. So the cytoplasm normally is pinkish blue, and the nucleus is blue, and the cell membrane is pink. ठीक है ना? अब इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी कि ये इसके पीछे क्या, what is the basis behind. लेकिन ये देखो, when a cell undergoes necrosis, two things happen. सबसे पहले हमने पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. तो उसमें क्या हो जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से you have denatured, you have acidic medium, as a result of which the proteins are denatured. खत्म, उधर ही रुक जाती हैं. एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं कर सकते. ऐसे ही है ना? So what will happen when the proteins will be denatured? They will not be able to take up hematoxylin stain.
they'll take up more eosinophil stain. Eosinophil is pink. समझ रहे हो बेटा? Yes, Yes, ma'am. नॉर्मली प्रोटीन्स ब्लू स्टेन लेती हैं, लेकिन जब वो डीनेचर हो जाती है ना, तो वो ब्लू स्टेन नहीं लेती, वो पिंक स्टेन लेती। ठीक इसी तरह जो जो सेल जब ये भी ब्लू की बजाय पिंक हो जाएगा, तो सेल की ओवरऑल अपीयरेंस कैसी हो जाएगी? Pink. पिंक, इट विल बी मोर पिंक। ठीक है, बेटा एक काम करो, अंदर से ना मुझे एक मार्कर ला के दो, मैंने इधर बोर्ड पे बना दिया। ठीक है बेटा, आपको ये पीछे बोर्ड नजर आ रहा है? Kind of. yes, yes, ma'am. थोड़ा बेटा आप बोर्ड देख सक रहे हो? देख सक रहे हो ना? मैं इसके Yes, ऊपर आपको ma'am. कुछ बताती हूँ, मुझे बताओ आपको उसमें समझ आती है कि नहीं। तो अभी आपने Okay, याद ma'am. रखने के लिए सिर्फ इतना करना है, सेल has a nucleus or has a protein and non-protein contents. So जो protein contents होते हैं ना, they usually take up hematoxylin blue stain. So nucleus तो पूरा ही protein है, the DNA is protein, nucleic acids are protein, chromosomes, और जो cytoplasm में आपके ribosomes वगैरह और ये जो protein structures होते हैं, they take up a little bit of blue stain. So normally cell के अंदर there is a contrast and a combination of blue and pink. But what happens when the cell gets injured? So the proteins, because of acidic medium, they are denatured. उसकी वजह से क्या करते हैं कि they take up more of eosinophil rather than hematoxylin. ज़्यादा eosinophil. So the overall look of the cell is pink. So a necrotic cell looks more pink. मैं आपको कहीं दिखाती हूँ. ओके, इधर देखो, इस जगह पे ये सेल बहुत ज्यादा आपको पिंक नजर आ रहा है। ठीक है, समझ आइए बेटा, ये क्यों है? Yes, ma'am. बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ने भी पिंक कलर लेना शुरू कर दिया है, तो ये हो गया। सो द फर्स्ट चेंज इन द साइटोप्लाज्म इज इट बिकम्स मोर More eosinophilic। eosinophil. ठीक है, ये तो तब होता है when the proteins are denatured. Now what happens कि the insult is so rapid कि जो proteins अभी denature भी नहीं हुई, वो उधर ही, जिसको कहते हैं ना the sleeping beauty, उसमें क्या था, जो जिधर था उधर ही रह गया। So वो cells उधर ही रह जाते हैं जिस हालत में वो पड़े हुए होते हैं, and even the lysosomes, they do not, their membranes do not leak. थैंक यू वेरी मच। बस अब मुझे तसल्ली हुई है, मुझे बोर्ड के बगैर तसल्ली नहीं हुई। प्लीज बोर्ड में देखिए, ये आ रहा है बेटा, बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? मैम अगर आप Yes, बड़ा ma'am. लिखेंगे तब नजर आएगा। बड़ा बड़ा लिखूंगी, फिक्र ना करो। ठीक है, ये एक सेल है, उसका न्यूक्लियस इज ब्लू कलर का और साइटोप्लाज्म इज पिंक कलर का, और इसके नहीं नजर आ रहा। राइबोसोम मैम नहीं नजर आ रहा। नहीं, इसको जरा आगे कर देती, टेबल को आगे कर देती बेटा, मैं अभी बताती हूँ। इसको ऑफ करके इसको प्लीज स्क्रीन, अब नजर आ रहे हैं? Yes, ma'am. अब पता चल रहा है मैं क्या लिख रही हूँ? Yes, ma'am. थोड़ा नजर आ रहा है. ये ब्लू है, अच्छा ये ब्लू है, ये पिंक है। जिस वक्त सेल नेक्रोसिस होती है, सो चेंजेस अकर इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द न्यूक्लियस, राइट? Yes, ma'am. दोनों में चेंजेस। अब क्या चेंजेस आती हैं ये हम देखते हैं। न्यूक्लियस में ये चेंज आती है, पहले हम साइटोप्लाज्म करते हैं। साइटोप्लाज्म इज पिंक, when the proteins get denatured, they'll take up more eosinophil, they'll take up more pink color, so overall appearance of the cell will be कि nucleus भी pink हो जाएगा, सारा कुछ pink हो जाएगा, so overall appearance of the cell will be increased eosinophilia, increased pink color। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरी चीज है सेल की न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोजन होता है, that glycogen does not take up that much of the stain, so ये वाला एरिया जरा सा लाइटर नजर आता है। जब सेल डेथ हो जाती है, so the glycogen component is also lost, so the cell appears even more pink। इसको हम कहते हैं ग्लासी, ग्लासी eosinophilic साइटोप्लाज्म हो जाता है।
So the cause of increased generalized eosinophilia of the cell is that the proteins are denatured, endoplasmic reticulum is lost, as a result of which all the proteins, they take up more pink color. The surviving or the denatured proteins, they take up more pink color. समझ आ रही है बेटा? Increased eosinophilia. दूसरा component cell में glycogen है. When the glycogen is lost, then the cell will become more eosinophilic. So it will have a glassy appearance. आ रही है समझ? Glassy pink appearance. Yes. मैं आपको स्लाइड्स में भी समझाऊंगी, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ले लो. द थर्ड थिंग इज कि इतनी जल्दी इंजरी आती है, इतनी सिवियर इंजरी होती है कि सेल उसी जगह पे अभी वो डीनेचर भी नहीं हुआ होता और वो मर जाता है. जैसे कि लाइसोसोम मर गया और लाइसोसोम को जरा सा टाइम मिला और इसकी जो मेम्ब्रेन लीक आउट कर दी, सो ऑल द एंजाइम्स ऑफ द लाइसोसोम्स विल बी लीक्ड आउट and they're going to digest the cellular contents. इसको हम बोलते हैं moth-eaten appearance. Moth-eaten क्या होता है? What is moth-eaten appearance? कपड़ों पे टुकने लग जाते, खाया नहीं जाता. Yes. ठीक है ना? तो that is the moth-eaten appearance. So remember कि जो cell, every cell undergoes changes. स्लाइड्स क्या जी बेटा? अब आपने देखना है, अब हम नेक्रोसिस की जब बात कर रहे हैं, सो नेक्रोसिस में दो चीजों में चेंजेस कहां पे आती हैं. यू हैव, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. द सेल अंडरगोज रिवर्सिबल इंजरी, देन इरिवर्सिबल इंजरी. अब हम इरिवर्सिबल इंजरी में कर रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस इन इरिवर्सिबल इंजरी? द सेल साइटोप्लाज्म बिकम्स मोर पिंक. चार चीजें होती है साइटोप्लाज्म में. नंबर वन, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, द सेल प्रोटीन्स टेक अप मोर eosinophil. ब्लू स्टेन लेने के बजाय वो पिंक स्टेन लेती है. ठीक है? सो दे बिकम मोर eosinophilic. दिस इज द फर्स्ट चेंज. दूसरी चेंज हो जाती है, द नॉर्मली प्रेजेंट ग्लाइकोजन विद इन द साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो लॉस्ट. सो ग्लाइकोजन की वजह से कलर जरा लाइट हो जाता है. आप समझो, आप पिंक कलर के अंदर व्हाइट कलर की पेंसिल लगा दो तो वो पिंक कलर लाइट हो जाएगा ना. सो दिस इज व्हाट ग्लाइकोजन डज. इट टेक्स अप, नॉर्मली इट टेक्स अप लेस eosinophil. सो अगर ग्लाइकोजन भी नहीं रहेगा तो eosinophil भी ज्यादा हो जाएगा. सो इट विल हैव अगेन मोर ग्लासी अपीयरेंस. सो ये दो चीजें हैं. MCQ, द ग्लासी अपीयरेंस, MCQ, MCQ, MCQ. The glassy appearance of the cell beta is because of, बताओ शाबाश. Glycogen loss. Glycogen loss resulting in a more glassy appearance. ठीक है? सो ये दूसरी चीज है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन की डीनेचुरेशन की वजह से इंक्रीज्ड eosinophilia था. ग्लाइकोजन की लॉस की वजह से अपीयरेंस हो गई ग्लासी. जिस वक्त सारी मेम्ब्रेन्स डिस्टर्ब हो रही हैं, जब लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होंगी तो व्हाट विल हैपन? लाइसोसोम के अंदर क्या पड़ा हुआ होता है? एंजाइम्स जो कि प्रोटियोलिटिक होते हैं, जो कि ऑटोलाइज कर रहे होते हैं. सो जब वो एंजाइम्स रिलीज होंगे फ्रॉम द लाइसोसोम इनटू द साइटोसोल, सो वो छोटा छोटा पार्ट खाना शुरू कर देंगे एंड इट इज गोइंग टू गिव इट अ मॉथ ईटन अपीयरेंस. जैसे लग जाता है. ठीक है? ये मॉथ ईटन अपीयरेंस होगी. एंड व्हाट हैपेंस कि जिस वक्त सारा कुछ ही डिस्टर्ब हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है. सो जो सेल मेम्ब्रेन जब खत्म हो जाती है, सारा सेल्स खत्म हो जाती हैं, तो जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है, हर चीज की सेल मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है. सो ये सारी मेम्ब्रेन्स इवेंचुअली बिकम a world mass, गोलासाइट mass बना देती हैं, which are called endoplasmic reticulum, which is called myelin figures. Again an MCQ. Myelin figure is again an MCQ. It is a world phospholipid mass which is obtained from the degraded cell membrane contents
उसको हम माइलिन फिगर कहते हैं. इट इज नथिंग बट द डिग्रेडेड मेम्ब्रेन्स, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स. MCQ MCQ MCQ. ये मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कि इसको आपने अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, स्टार लगाना है कि ये MCQ में आ सकता है. सो अब हमने किया है कि a dying cell, what will a dying cell have? A dying cell is going to have cytoplasmic changes, and those cytoplasmic changes will be in the form of increased eosinophilia because of denaturation of the proteins. Because of the loss of glycogen, you'll have a glassy cytoplasm. ठीक है बेटा. थर्ड नंबर के ऊपर because of क्या था, तीसरी चीज क्या थी, moth eaten appearance किसकी वजह से है? Excellent. Lysosomes के जो enzymes release होते हैं, they are going to digest few parts of the cell. इसकी वजह से moth eaten appearance होती है. और उसके बाद एक चीज है, जब सारा कुछ ब्रेक डाउन कर जाता है, इवेंचुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ब्रेक डाउन कर जाती है. जब सारा सेल खत्म हो जाता है तो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, बिफोर इट इज फाइनली डिसइंटेग्रेटेड, इट बिकम्स, ये देखो ये सिर्फ मेम्ब्रेन, it becomes a mass, a world mass of phospholipids. इसको हम माइलिन फिगर्स कहते हैं. It's a very important MCQ. मैम ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की है, ये ओवरऑल सेल की मेम्ब्रेन है या ऑर्गेनेलिस की बेटा मेम्ब्रेन? इनिशियली तो हर ऑर्गेनेल की होती है, लेकिन जब सारा सेल मर जाता है ना तो फिर वो एक बॉल बन जाता है. आपको ये सेल के अंदर भी नजर आ सकती है, आपको ये एज अ सेल हम नॉर्मली नहीं देख सकते. ये बहुत बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जो माइक्रोस्कोप के बजाय हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से बेहतर नजर आ जाता है. लेकिन ये फिगर्स होती है ऑर्गेनेल्स की भी मेम्ब्रेन की होती है, और जब पूरा सेल डाई ऑफ हो जाता है तो ये हमें उस पूरे सेल की भी नजर आती है. सो दिस इज ठीक है. सो अगर मैं स्टेप वाइज प्रोसेस करूं तो सबसे पहले सेल का हर कंटेंट साइटोप्लाज्म का मरा है, प्रोटीन डीनेचर हुई है तो इंक्रीज इओसिनोफिलिया, ग्लाइकोजन खत्म हो गया है तो इट हैज अ ग्लासी अपीयरेंस. अगर उसका लाइसोसाइमल एंजाइम्स रिलीज हो गए हैं, इट्स गिवन, इट विल गिव अ moth eaten appearance. और जब लाइसोसोमल एंजाइम्स इवेंचुअली सेल मेम्ब्रेन को अटैक करते हैं तो वो फॉस्फोलिपिड को बना देते हैं माइलिन फिगर्स. एंड व्हाट आर माइलिन फिगर्स? दे आर नथिंग but degraded phospholipid bilayer membrane. जहां पे भी वो होगी, ऑर्गेनेल्स में होगी या सेल मेम्ब्रेन में होगी, वो पड़ी रहेगी. और जब ये भी डिसइंटेग्रेट करेगी तो आपको पता है द phospholipid part is further broken down into triglycerides, is made up of triglycerides. It's further broken down into fatty acids and glycerols. So जो fatty acid component है ना, that easily takes up calcium. वो कैल्शियम उस पे आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इट विल गिव इट अ ब्लू लुक, कैल्सिफाइड लुक, कैल्सिफिकेशन उसमें होती है. सो अगर हम साइटोप्लाज्मिक और मेम्ब्रेन चेंजेस करें, सो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में 4 चेंजेस बताओ शाबाश. नंबर 1 Protein degradation. Endoplasmic. शाबाश. इंक्रीज इओसिनोफिलिया की वजह से, प्रोटीन डीनेचुरेशन की वजह से इओसिनोफिलिया. नंबर 2 साइटोप्लाज्म ग्लाइकोजन लॉस की वजह से, शाबाश, ग्लाइकोजन लॉस की वजह से जी, ग्लासी अपीयरेंस MCQ. लाइसोसोमल एंजाइम्स की लीकेज की वजह से moth eaten appearance, अगेन MCQ. ठीक है. और उसके बाद क्या होता है कि जो सारी की सारी मेम्ब्रेन पे आ जाओ, जब मेम्ब्रेन्स डिसरप्ट होने लगती हैं, सो मेम्ब्रेन्स डिसरप्ट होती हैं जी, माइलिन फिगर्स बन जाते हैं. शाबाश. और जब मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट होगी तो क्या हो जाएगा? ऑल द एंजाइम्स विल लीक आउट ऑफ द सेलुलर मतलब confines and they'll enter into the extracellular portion. तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन में जाएगा तो हमारा बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म ये करेगा कि उसको न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, which are the scavengers, and they try to digest all the rubbish, all the dirt, all the ये degradative products. ठीक है. So इसकी वजह से, so याद रखो, necrosis is always associated with inflammation. मैम क्या वो एंजाइम जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स में होंगे वो क्या सराउंडिंग सेल्स को भी इन्वेड करना शुरू कर देंगे? हाँ बिल्कुल, जो लीक कर जाता है, जरूरी नहीं कि सब हो सकता है वो सेल के अंदर ही मर जाए.
सेल को अपना ही खा के। लेकिन नेक्रोसिस में हमेशा ये होता है, ये सारे प्रोसेसेस बेटा जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ना, ये सेल में इकट्ठे चल रहे होते हैं, इतने स्लोली नहीं चलते कि ये एक चेंज हो फिर ये एक चेंज हो, ये सब इकट्ठे चल रहे होते हैं। इसलिए जब सेल मेम्ब्रेन जरा लीकी होती है ना, और लाइसोसोम की एंजाइम लीकी होती है, तो वो अंदर भी गड़बड़ करती है एंड इट लीक्स आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जब आउटसाइड जाएगी तो उसको रोकने के लिए वो दूसरे सेल को भी इंजर करेगी, और रोकने के लिए उसको न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे बॉडी में, जो वो गंद मचा रहा है वो मैम साफ कर। जी बेटा। मैम जब फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स है, तो एंजाइम्स भी तो प्रोटीन्स होते हैं, वो इतनी देर तक सरवाइव करते हैं कि वो बाहर हाँ, दूसरे बिल्कुल सेल्स को भी बेटा, डैमेज बिल्कुल करें। जी, साउंड होता है। बिल्कुल बेटा। इसमें पहली चीज तो ये याद रखो, हमने एक सेल लेकर नहीं चलना। जब भी हाइपोक्सिया या इंजरी होगी तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स को इन्वॉल्व करेगी, आप समझ रहे हो, जी वो मैम। ग्रुप ऑफ सेल्स जी को मैम। इन्वॉल्व करेगी। सो ये छोटी छोटी चेंजेस हर सेल में हो रही है, ऑलरेडी वो तैयार हैं डिस्ट्रॉय होने के लिए। दूसरी बात जो आपने की है प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन की, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्टिमुलस। एट टाइम्स द स्टिमुलस इज सो सडन, सो स्ट्रॉन्ग कि इन सारी चेंजेस का टाइम इतना अच्छा नहीं मिलता, और डीनेचुरेशन इतनी ज्यादा होती है कि वो ब्रेक डाउन भी नहीं करती। एंजाइम्स दे डोंट इवन ब्रेक डाउन बिकॉज दे देमसेल्व्स आर डीनेचर्ड। वो चेंजेस क्या होती है वो मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगी। अभी मैं आपको एक होलिस्टिक सा बता रही हूँ, ठीक है, एक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ नेक्रोसिस। फिर क्या क्या चेंजेस उसमें आती हैं, जैसे आप कह रहे हो दे कैन इवन सर्वाइव फॉर 2 to 4 days, इवन मोर। समझ आइए आपको? जी Yes, मैम। sir. ठीक है, सो वो मैं नेक्स्ट स्टेप में जब आपको बताऊंगी तो मैं बताऊंगी उसमें क्या प्रॉब्लम आई। ये देख, सो अभी अगर हमने इसको देखना है, सो हमने सेल को कर लिया, साइटोप्लाज्म की चेंजेस, हमने सेल मेम्ब्रेन की चेंजेस कर ली है कि सेल मेम्ब्रेन जब लीकी हो जाती है, द सेलुलर एंजाइम्स लीक आउट इन द इनिशियल फेजेस। ये तो अब हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी के ऊपर जा रहे हैं ना। सो इन द इनिशियल फेजेस ही जब सेल मेम्ब्रेन होती है थोड़ी थोड़ी सी डिस्टरप्ट होना, सो ये लीक आउट करते हैं एंड दे विल बी टेकन अप बाय द न्यूट्रोफिल्स which is a defensive mechanism of the body. तो ये साथ में myelin figures बनते हैं। And now what happens to the nucleus? What happens to the nucleus? The nucleus can die off in one of the 3 phases, which are called nuclear fading or karyolysis. Karyolysis का मतलब है ये न्यूक्लियर आहिस्ता 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 फेड होता हुआ खत्म हो जाएगा। The second thing is called nuclear shrinkage, which is called pycnosis. Pycnosis means कि ये नुक्ते की तरह का हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, इतना बड़ा न्यूक्लियस इज गोइंग टू श्रिंक एंड इतना छोटा सा हो जाएगा। और आपको पता है जब एक चीज बड़ी होती है तो डाइल्यूटेड कलर लाइट होता है। आप ब्लू ड्रॉप को, इंक ड्रॉप को पानी में डाल दोगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। और वो अगर ब्लू ड्रॉप खाली आप किसी पेज पे रखोगे तो उसका कलर डिफरेंट होगा। सो न्यूक्लियस कैन डाई in one of the 3 ways. Either it can just slowly जिसको कहते हैं ना डिसोल्यूट कर जाता है, डिसॉल्व कर जाता है, so this is called karyolysis. The other thing is कि बजाय फेड आउट करने के वो कंडेंस हो जाता है और छोटा नुक्ते की तरह का हो जाता है, डॉट लाइक हो जाता है, which is called pycnosis. This is another way of nuclear death. And the last one is कि ultimately ये सब फ्रेगमेंटेशन में कर जाते हैं, अल्टीमेटली ये डाई ऑफ कर जाते हैं, फ्रेगमेंट कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कैरियोरेक्सिस। व्हाट डू यू मीन बाय कैरियो? Nucleus related. न्यूक्लियस। कैरियो स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस। ई मतलब यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है। सो द न्यूक्लियस कैरियोलाइसिस मींस कि इट इज इवेंचुअली गोइंग टू डाई, लेकिन किस तरह? फेड आउट हो जाते हैं। पिक्नोसिस मींस कि वो न्यूक्लियस कंडेंस हो जाता है, एंड कैरियोरेक्सिस मींस, रेक्सिस का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। सो दीज आर द 3 ways by which the nucleus undergoes degradation. ठीक है, ये भी आपका MCQ। आपको वो एक मेथड देते हैं कि in cell death the nucleus undergoes fragmentation. This process of dying is called karyorexis, karyolysis, pycnosis, moth-eaten appearance, whatever.
सो आपने उसका आंसर लिखना है। क्या आंसर होगा इसका? फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मैम न्यूक्लियस। कैरियोरेक्सिस। शाबाश, Karyorexis. रेक्सिस का मतलब है फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ठीक है, so this is the way the nucleus undergoes cell death, undergoes nuclear death. One is by karyolysis, which is fading away. Other is pycnosis, which is the opposite of karyolysis. उसमें condense हो जाता है, dark blue हो जाता है, but will stop its function. उसकी proteins denatured हैं. And the last one is karyorexis, MCQ, which means fragmentation of the nucleus. समझ आ गई बेटा इसकी? Yes, Yes. ma'am. This is the normal cell. सेल का साइज न्यूक्लियस का देख और इसका कलर देख। टिक्नोसिस में द न्यूक्लियस श्रिंक्स इन साइज, ये न्यूक्लियस श्रिंक्स इन साइज, ऑब्वियसली श्रिंक करेगा तो कलर आपको डार्कर लगेगा। ठीक है, Yes. हाँ जी। और ये दूसरा है कैरियोरेक्सिस, जबकि उसका पिगमेंटेशन, उसकी फ्रेगमेंटेशन हो गई, पीसेस हो गए। दिस इज कैरियोरेक्सिस। और कैरियोलाइसिस होता है, कैरियोलाइसिस होता है जिसमें ये स्लोली फेड अवे कर जाता है और आपको नजर नहीं आता। इन किसी एक तरीके से सेल डेथ हो जाती है, न्यूक्लियर डेथ हो जाती है। सो सेल डेथ इज फॉलोड बाय न्यूक्लियर एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। मैम ये तीनों स्टेट्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से या ये सीक्वेंस वाइज होता है? नहीं नहीं बेटा, ये सब इकट्ठे चल रही हैं। जो चेंजेस न्यूक्लियस में आ रही हैं, ये इस तरह नहीं होता। कोई सेल में न्यूक्लियस में चेंज आ रही है तो वो पिक्नोसिस होके मर जाएगा, किसी में चेंज आ रही है कैरियोरेक्सिस हो जाएगा। ये इस तरह फॉलो नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से न्यूक्लियस में अपनी चेंजेस इंडिपेंडेंटली चल रही है, जिस तरह की मर्जी। साइटोप्लाज्म में अपनी चल रही है। आपको पता ना बेटा, हर टिश्यू के सेल के अंदर कोई खास चीज होती है। किसी सेल, किसी Yes, ma'am. न्यूक्लियस के अंदर ग्लाइकोजन ज्यादा होता है, किसी में नहीं होता। सो वो अपने सेल्स टाइप के ऊपर वो डाई करता है। So Okay, ma'am. these are the four main types of. अभी जो आपने nutshell है, what you are expected to know at the end of this, अभी तक जो हमने पढ़ा है, is that what is the definition of necrosis. बहुत important SCQ है. Define necrosis and what are the types of necrosis. Types अभी हमने करनी है. So you are expected to know what is necrosis and what are the changes in the nucleus, the cytoplasm and the cell membranes that occur before the cell eventually dies. ठीक है ना? या which are responsible for cell necrosis. So आपको पता चल गई है 4 changes। अब आप बता सकते हो जो कि आपके 3 changes जो cytoplasm की वजह से होंगी। Yes, miss. Yes. ठीक है, आप 3 changes बता सकते हो जो कि न्यूक्लियस की changes की वजह से होंगी। Yes, Yes. miss. पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस। और सेल मेम्ब्रेन को जब डिसरप्शन होती है तो क्या चीज होगी? MCQ। व्हाट इज दिस कॉल्ड? माइलिन फिगर्स। Myelin figure. माइलिन फिगर्स होते हैं। वेरी गुड। और बेटा जब माइलिन फिगर्स भी खत्म हो जाते हैं, जब सेल बिल्कुल ही मर जाता है, माइलिन फिगर्स बन जाते हैं। सो इवेंचुअली जब वो ब्रेक डाउन करती हैं, सो द लिपिड कंपोनेंट, मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो वो जो लिपिड कंपोनेंट है ना, हैज ट्राइग्लिसराइड। सो वो जब ब्रेक डाउन करेगा इनटू फैटी एसिड्स एंड उसमें फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल होते हैं। सो द फैटी एसिड्स विल टेक अप मोर कैल्शियम जब वो सेल डेथ में चला जाए। सो सेल विल इवेंचुअली बी कैल्सिफाइड। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, इसकी डिटेल में ना जाए। अभी तक हमने ये पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो MCQ में आती है, नेक्रोसिस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन in the surrounding tissue. ठीक है, ये भी MCQ है। A cell death which is associated with inflammation in the surrounding tissue is apoptosis, necrosis, फलां। So answer is necrosis. और क्यों है उसमें इन्फ्लेमेशन होती? कौन बताएगा मुझे? मैम बिकॉज उसके एंजाइम जो है में लीक आउट। कहाँ हाँ, वो से? न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं ना। क्या बात मैम बेटा? जब लाइसिस। मैम वो जो आप आपने लोग- कहा है कि जब बोलो बेटा। मेम्ब्रेन रप्चर करेगी तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, तो बेटा आप ऑब्वियसली लोगों की वो बुक्स आपके पास हैं? यस मैम। इसमें बेटा एक आपका नेक्रोसिस का एक बहुत खूबसूरत टेबल बना हुआ है। टेबल नहीं है, डायग्राम बनी हुई है, जिसमें माइलिन फिगर्स दिखाए हुए हैं और फिर एक दिखाए हुए कि जहां से मेम्ब्रेन रप्चर होती है ना, ये देखो, अगर आपको इसमें मैं दिखाऊं, नजर आ रहे हैं?
नहीं नो मैम, आ रहे? नहीं मैम, इतनी दूर से नहीं आ रहा। अच्छा ओके ठहरो, इसको ना वो उसको उस पर डायग्राम पे कर। वो पता है बेटा थोड़ी सी लिमिटेशन है, मैं इतना अच्छा आपको देख के जो बता सकते हैं ना, मतलब ड्रॉ करके, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये देखो ओके मैम। ये सेल है, जिस वक्त चेंजेस आ रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं से सेल मेम्ब्रेन लीक करती है, सेल मेम्ब्रेन में से चीजें बाहर जा रही होती है। जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन भी लीक की है, और लाइसोसोमल एंजाइम्स मॉथ ईटन अपीयरेंस करते हैं, सेल को भी खाते हैं, और वो लीक आउट होते हैं फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एरिया। समझ रहे हो आप? जो अंदर का Yes, ma'am. लाइसोसोम है, उसने जहां सब कुछ, उसकी मेम्ब्रेन जब उड़ती है और वो अपनी चीजों को डाइजेस्ट करता है, तो वो लीक आउट करता है फ्रॉम द ब्रोकन अप सेल मेम्ब्रेन। जब वो बाहर जाता है ना, सो हमारी बॉडी का नॉर्मल डिफेंस है। क्या होता है आपके घर का नॉर्मल डिफेंस? एक खास टाइम के ऊपर आपको घर से बाहर जाने की इजाजत है। अगर आप उस वक्त घर से बाहर जाते हो तो ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से। लेकिन अगर आपके घर की दीवार टूट जाती है, तो आप ना किसी को रोक सकते हो अंदर आने से, ना किसी को मना कर सकते हो बाहर जाने से। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप चेक ही नहीं रख सकते। इसी तरीके से जब बेटा सेल कंटेंट्स सेल से बाहर आते हैं, तो हमारे जो बॉडी के न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस है ना, इनका ये काम है कि ये फौरन उनको वॉल ऑफ करने की कोशिश करें कि तुमने इधर से बाहर नहीं जाना। समझो ये आपका गार्ड है, इसने उनको रोकना है कि तुमने इधर से बाहर नहीं जाना। सो जब वो उसको रोकते हैं, तो वो अपने एंजाइम्स से उसको रोकते हैं, उनके पास भी यही तरीका है। और उस फाइट के अंदर बॉडी के जो सेल का एंजाइम है, वो न्यूट्रोफिल को मारते हैं, न्यूट्रोफिल उसको मारता है। सो व्हाट विल हैपन, वो एक रिएक्शन शुरू हो जाता है। So what happens कि initially the lysosomal enzyme stays within the lysosomal membranes, then the lysosomal membranes get leaky. When they become leaky, the enzymes leak out of this, the proteolytic enzymes, they leak outside the out of the lysosomal membrane. They will enter into the cell cytoplasm. उधर गड़बड़ करेंगे, moth eaten appearance. फिर वो काट मतलब डिसॉल्व करते करते वो सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे, और वो बाहर चले जाएंगे। अंदर तो उन्हें कोई मना करने वाला नहीं था, लेकिन बाहर मना करने वाले उनको सेल के न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। जब 24 घंटे तक न्यूट्रोफिल्स एग्जॉस्ट कर जाते हैं, द मैक्रोफेजेस टेक अप द रोल, और वो स्कैवेंजर, और वो उसको क्लीन करने की कोशिश करती हैं। इस तरीके से the necrosis is always associated with inflammation. समझ आइए बेटा इसकी? यस मैम। सेल के अंदर उसको रोकने वाला कोई नहीं है, सेल के बाहर है अभी बॉडी सेल्स, सो वो उसको रोकती है। सो हमेशा जब सेल मरता है, उसके कंटेंट्स रिलीज होते हैं, तो बॉडी सेल्स जो नॉर्मल हेल्दी होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, जिनका काम ही है वो आके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। बेटा प्लीज इसको दोबारा उस पे ले जा, स्लाइड्स पे। हाँ, इसकी समझ आई है बेटा आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब मैं आपको बताती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट SCQ। अगर कोई एक जिसको कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट SCQ बनता है ना इस चैप्टर में से, दैट इज डिफाइन नेक्रोसिस एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स विद एग्जांपल। अब जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें एंड ऑफ माय लेक्चर यू शुड बी नोइंग द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस विद एग्जांपल्स and with the background cause, कि क्या cause होता है। So first let's do the types of the types of necrosis. The types of necrosis are coagulative necrosis, liquefactive necrosis, which is the opposite of coagulative, caseous necrosis, fat necrosis. They are not four main types beta. यहाँ पे fibrinoid necrosis भी है, and you also have another necrosis which is called gangrene. So the types of necrosis are, slide पे मत जाना, coagulative necrosis. Coagulative necrosis में अंडे की मिसाल याद रखो, जब आप एग बॉयल करते हो तो उसका लिक्विड कंटेंट सॉलिडिफाई हो जाता है, ऐसे ही होता है ना, दिस इज यस कोएगुलेशन, मैम। वो लिक्विड से सॉलिड में बन गया। So this is coagulative necrosis. The second type of necrosis is called liquefactive necrosis. उसमें सब चीजें लिक्विड बन जाती है, वो मैं आपको भी एग्जांपल बताती हूँ। Third type of necrosis is caseous necrosis, cheese like, semi solid.
And the fourth type of necrosis is fat necrosis. Fifth type of necrosis is fibrinoid Gangrene. necrosis. And sixth type of necrosis is gangrene. अब ये 6 आपने भूलने नहीं. Coagulative necrosis, liquefactive necrosis, gaseous necrosis, Fat necrosis. fat necrosis, fibrinoid Fibrinoid necrosis, and Gangrene. शाबाश. अब इसकी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो अब आपको 2 चीजें याद रखनी है, किस वजह से हो रहा है और किस ऑर्गन में हो रहा है. ये एमसीक्यू है. हर नेक्रोसिस का कंपोनेंट इज एन एमसीक्यू. अब ये देखो, दिस इज coagulative necrosis. Coagulative necrosis is caused by ischemia. याद रखो, because of hypoxia. So the cause of coagulative necrosis is ischemia. Yeah. Coagulative necrosis. Ischemia में क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाती है, anaerobic respiration पे आ जाते हैं, because of acids the proteins are denatured. कोई एंजाइम किसी को डिस्ट्रॉय अभी नहीं कर सक रहा, इतना क्विक होता है सारा कुछ. जो पहले मैंने आपको पूरा लाइन साइकिल बताई है ना, वो उसमें स्लो ज्यादा सब कुछ है. लेकिन इसके अंदर व्हाट हैपेंस बेटा, इसके अंदर ये होता है कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में, ये देखो, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में इतनी क्विक नेक्रोसिस होना शुरू होता है कि द प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड सो क्विकली दैट दे डू नॉट गेट द चांस कि वो किसी को डिस्ट्रॉय भी कर सके. द लॉक एंड की मैकेनिज्म इज लॉस्ट. वो कुछ भी नहीं करते, जो चीज जिधर है वो उधर ही मर जाती है. इट इज जस्ट लाइक अ स्केलेटन. जैसे एक ढांचा होता है ना, सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं, ऊपर का सब कुछ खत्म हो जाता है. बट यू कैन मेक आउट कि इधर इसके बाजू की हड्डी होगी, यहाँ पे इसकी रिब्स होंगी. आप समझ रहे हो? सो ये चीज इसमें होती है. सो ये देखो, दिस इज अ नॉर्मल कौन सा स्ट्रक्चर है ये बेटा? कैन यू मेक आउट? कौन सा ऑर्गन है ये? कौन सा टिश्यू है? Renal corpuscle. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. ये जिस बच्चे ने, किसने आंसर किया बताओ जरा मुझे? मैम हुमैरा. हुमैरा, आप फ्यूचर पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो, और कुछ बनो ना बनो, फ्यूचर पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो. ठीक है. सो दिस इज रीनल पेरेन्काइमा, दिस इज द ग्लोमेरुलस, देन यू हैव द ट्यूब्यूल्स. अब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पिक्चर्स? सबसे पहले मैं बोलती हूँ, आप लोग आंसर बताओ. कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पिक्चर? It's a combination of pink and Yes, purple. Excellent. It's a combination of blue and pink. It is mostly Pink. 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 Yes. ठीक है, it is Proteins mostly pink. denatured to pink. शाबाश, this is mostly pink. दूसरी बात बताओ, sharpness इन दोनों में से किसकी बेहतर है? इसकी या इसकी? किसकी बेहतर है? Normal वाली की. Normal. इस वाले की बेहतर है. It's sharp, defined, बहुत defined है. ये sharp नहीं है, hazy है. ऐसे लगता है दिल करता है आंखें मले एक दफा. ये जरा सा hazy है, right? So this is Yes. sharp. ये sharp नहीं है. इसमें ब्लू कलर है, इसमें ब्लू कलर हार्डली किसी लिम्फोसाइट में आ रहा है, लेकिन वैसे स्ट्रक्चर में नहीं. लेकिन आपको ऐसे नहीं लग रहा ये इसका घोस्ट है? Yes ma'am. ठीक है ना? Yes, ma'am. सो दिस इज व्हाट वी कॉल कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, जिसके अंदर सेल आउटलाइंस रिमेन देयर बट द फाइनर डिटेल्स आर लॉस्ट. You do not appreciate the nucleus, you do not appreciate the fine cytoplasmic details. This is coagulative necrosis. So what happens in coagulative necrosis? The cell outlines remain there. लगता है किसी ने सिर्फ उसमें से न्यूक्लियस और जान निकाल दी, वो उधर का उधर ही. So this is coagulative necrosis. इसकी समझ आई है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका कॉज है इस्कीमिया. ये 3 चीजें एमसीक्यू आती हैं. कौन सा टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, उसका कॉज क्या है, और उसकी एग्जाम्पल क्या है. सो हमने ये पढ़ लिया कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, हमने ये पढ़ लिया कि इसका कॉज क्या है, Ischemia. Ischemia. शाबाश. और जब ये जरा बड़े एरिया को इन्वॉल्व करता है तो वी कॉल दैट पार्ट इन्फार्क्ट. Infarction. ये इन्फार्क्ट है. दिस इज इन्फार्क्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फार्क्ट. आपको एमसीक्यू आता है, हार्ट के अंदर जो टिश्यू डैमेज होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. क्या मतलब है? जो हार्ट का मसल है, मायो है,
हार्ट के मसल के अंदर जो इस्कीमिया हो रहा है, इंफाक्शन हो रही है, व्हाट इज द मेन टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन्वॉल्व? कोएगुलेटिव कोएगुलेटिव, ठीक है। सो इंफाक्शन का लफ्ज जब भी आएगा आपने कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को टिक करना। सो अब मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। नंबर 1 इसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, नंबर 2 कॉज इसकी क्या है? हाइपोक्सिया, इस्कीमिया। और जब ये एब्रप्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो ये चीज हो जाती है। एग्जाम्पल बताओ इसकी। मायोकार्डियल इंफाक्शन हार्ट, infarction of renal और दूसरी एग्जाम्पल बताओ। renal corpuscles. Excellent, renal tubules. समझ आ गई है? So we are done with coagulative necrosis. ठीक, अब हम अगले पे चलते हैं। गैंग्रीन नहीं अभी करेंगे। नो 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 नो, नथिंग नथिंग नथिंग। हम अब सबसे पहले इसी ऑर्डर में चलेंगे। सो कमिंग टू नेक्रोसिस लिक्विफैक्टिव। व्हाट इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस? दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस, उसका कॉज क्या था? उसमें इतना सडन सब कुछ हुआ है कि डीनेचुरेशन इतनी सडन हुई है कि प्रोटीन्स डीनेचर हो गई हैं और उन्होंने एंजाइमेटिक एक्शन भी नहीं किया। And liquefactive necrosis is the opposite of coagulative necrosis. इसके अंदर enzymes इतना ज्यादा एक्टिव हो गए थे कि they ate up everything, and everything became a mass, a thick liquid mass, a thick mass of viscous liquid. समझ रहे हो? Liquefactive, as the name indicates, इसके अंदर जो चीज आएगी आपके पास, that is in liquid form. ठीक है, दैट इज नॉट इन सॉलिड फॉर्म। कॉज इसका क्या है? एंजाइम्स। जब एंजाइम्स बहुत ज्यादा लीक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी एग्जांपल में आता है बेटा नेक्रोसिस की एग्जांपल ऑफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एनी फंगल इन्फेक्शन। वो अपने एंजाइम से, जिसको कहते हैं ना दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है। बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन्स देते हैं, फंगस अपने देते हैं, और जो बॉडी है वो अपने न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस अपने एंजाइम्स पोरन करती है। सो रिजल्ट क्या होता है? इतने ज्यादा एंजाइम्स होते हैं कि मार धाड़ के बाद कुछ भी नहीं बचता। जंग के बाद क्या होता है? व्हाट इज लेफ्ट? कुछ भी नहीं, किसी का फायदा नहीं, सिर्फ डेब्री होता है, सिर्फ गंद होता है, सिर्फ लॉस होती है लाइव्स। तो ये लाइव्स का जो लॉस है, ये बेसिकली इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। सो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस इज दैट टाइप ऑफ नेक्रोसिस जिसमें एंड रिजल्ट में यू फाइंड समथिंग लिक्विडी और थिक विस्कस। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर आपने ये बताना है कि इसमें कॉज क्या है। व्हाट इज द कॉज? लाइटिक एंजाइम, सॉरी, enzymes, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेन ये दो कॉजेज हैं इसकी, जिसकी वजह से, जिसमें क्या होता है कि आपका बिल्कुल वो अपने एंजाइम्स पोर इन करते हैं, हमारी बॉडी अपनी करती है। सो नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस की वन ऑफ द एग्जांपल्स इज पस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस देख लो, थिक विस्कस फ्लूइड, ठीक है, पस। और पस में क्या होता है? व्हाट इज पस? इट इज डेड एंड डाइंग बैक्टीरिया एंड न्यूट्रोफिल्स। उस सब का जो गंध रह जाता है ना, बाकी डेब्री, कुछ भी नहीं बचता, ना बैक्टीरिया को कुछ मिलता है, ना बॉडी को कुछ मिलता है। सो इट इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, शाबाश, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल उसकी दो, पस। और आप ये देखिए, वन एक्सेप्शन, एनी नेक्रोसिस in the brain is liquefactive. Any necrosis in the brain is liquefactive. MCQ, MCQ, MCQ. Even अगर वो आपको कहेंगे कि hypoxic injury to the brain occurred, so what type of necrosis is this? So what is the answer? Liquefactive. अगर हम logically सोचें तो इसका आंसर होना चाहिए coagulative necrosis, क्योंकि इस्कीमिया की वजह से, लेकिन brain is one exception. सो आपने लिक्विफैक्टिव में दो एग्जांपल्स बेटा याद रखनी है। वन इज पस एंड द सेकंड वन इज हाइपोक्सिक इंजरी टू द ब्रेन। दिस इज वन एक्सेप्शन इन हाइपोक्सिया, कि ब्रेन में अगर होगा तो वो लिक्विफैक्टिव करेगा फॉर अननोन रीजंस, हमें नहीं पता क्यों।
और इसका मेन कॉज क्या है? मेन कॉज है इसका कि फंगल एंड बैक्टीरियल। फंगल एंड बैक्टीरियल। शाबाश। एंड व्हाट इज पस? व्हाट इज पस? dying dying and dead dying bacteria bacteria and neutrophils. WBCs. एंड W, हमारी बॉडी की भी मर जाती है चीजें, वो भी मर जाती है, और वो जो चीज और होती है दैट इज bacteria. कॉल्ड पस। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस इज द लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस इन ब्रेन। ठीक है, सो वी आर डन विद लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। द सेकंड टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का कॉज क्या है? any bacterial fungal Bacterial and Bacterial fungal. शाबाश। एंड infection. फंगल इन्फेक्शन। और आप ये भी लिख सकते हो कि हाइपोक्सिक इंजरी ओनली, बड़ा बड़ा ओनली इन ब्रेन। in ठीक है, brain. और Brain. एग्जाम्पल आप उसमें पस दे सकते हो, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस ब्रेन में आप दे सकते हो। सो ये इसका था। अब एमसीक्यू क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में एमआई का एमसीक्यू आ जाएगा, इसके अंदर एमसीक्यू आएगा कि 30 years old male had brain injury, suffered ischemia of the brain tissue. ठीक है, so what is the most likely type of necrosis occurring in this patient? उसमें कोएगुलेटिव भी होगा, लिक्विफैक्टिव भी होगा, सारे होंगे। आप किसको टिक करेंगे? liquefactive लिक्विफैक्टिव। ब्रेन इज वन एक्सेप्शन। और अगर आ जाएगा कि a patient is suffering from infection, has bacterial infection फलां जगह पे, so what is the diagnosis? It is what type of necrosis? Liquefactive। Liquefactive. शाबाश। ठीक है, सो दिस इज कुछ नजर नहीं आ रहा, दिस इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। और आप ये देख रहे हो, ये जो पीछे आपको नजर आ रही हैं, ये अभी लड़ने मरने वाले जो है ना बैक्टीरिया और न्यूट्रोफिल्स, और ये जो अंदर आपको नजर आ रहा है ना, ये सब मर चुके सेंटर में। मैंने बताया बिल्कुल जैसे वॉर्स में होता है, किसी मुल्क को कुछ नहीं मिलता, एंड पे उनकी इकोनॉमी भी डाउन जाती है, सारे दोनों मुल्कों की, तो कोई फायदा किसी को नहीं होता, हासिल जवाब जीरो। The third type of necrosis is caseous necrosis. Can anybody tell me why do you call it caseous? Caseous means beta Curded appearance. shabash, very good, curd like appearance, cheesy appearance, जैसे फुटा हुआ दही होता है ना, उसकी appearance। और ये मैंने इसलिए लगाया कि ये नहीं आपने भूलना, हमारे मुल्क की प्रॉब्लम, अगर ये ठीक हो जाए तो हमारी काफी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। टीबी, केजियस नेक्रोसिस टीबी की वजह से होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज केजियस? केजियस मींस चीज लाइक, कर्ड लाइक। ये देखो चीज लाइक, ऐसे नहीं लगता चीज पड़ा हुआ है, ये Yes, देखो ma'am. ये सचमुच में चीज है, और ये देखो ये असल बोल में चीज पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। एग्जाम्पल, in which condition do you see caseous necrosis? TB. शाबाश, टीबी, वेरी गुड, टीबी में, वेरी वेरी गुड। ठीक है जी, जी फहद बेटा आप बताएं, पूछे क्या पूछ रहे थे? सॉरी मैम, वो गलती से हो गई। इट्स ओके, ठीक है, समझ तो आ रही है ना फहद, ये तो बता दो। यस मैम, समझ आ रही। शाबाश, ठीक है बेटा। सो अब यहाँ पे हमने केजियस देखे। सो थर्ड टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज केजियस। कोई पेपर आपका नहीं होगा जिसमें केजियस नेक्रोसिस से रिलेटेड एमसीक्यू या एससीक्यू नहीं आए, इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ये जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ ना बेटा, इसमें एक एक टाइप ऑफ नेक्रोसिस पे 3-3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये पूछने के लिए कि ये किस टाइप का नेक्रोसिस है, ये पूछने के लिए एक सिनेरियो दे सकते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि पेशेंट सफर्ड फ्रॉम एमआई, ही हैज, मतलब एग्जांपल दे सकते हैं आपको। ये पूछ सकते हैं कि एक पेशेंट को इस्कीमिया हुआ है तो किस तरह का नेक्रोसिस है। सो ये चीजें आपको, ये तो आपको अजबर होना चाहिए कि ख्वाब में भी इसका गलत आंसर ना आपको आए। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू टीबी। सो caseous necrosis, caseous, the word caseous means cheese like. Lungs is the most common example is TB. लंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ये देखो बेटा, ये लंग के अंदर है, क्रीमी, थिक, कर्ड लाइक, चीजी अपीयरेंस, आर्किटेक्चर इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब इसके अंदर जैसे हमने हर जगह पे किया, कैसे होगा? इसके अंदर जो अपीयरेंस होती है वो होती है पाउडरी, स्ट्रक्चरलेस पाउडरी। इट्स नॉट लिक्विड, इट इज पाउडरी, स्ट्रक्चरलेस। ये जैसे आप देख रहे हो, ग्रैन्युलर थोड़ा सा। ठीक है, सो ये इसकी अपीयरेंस है। दिस इज
the appearance of caseous necrosis. देख रहे हो? It's not liquidy, it's not very dirty, it is powdery. ये असल में वो cells, and this is called a granuloma. ये MCQ है बेटा. ग्रैन्युलोमा पढ़ोगे तुम लोग अगले चैप्टर में, लेकिन MCQ इस चैप्टर में आए. ग्रैन्युलोमा 2-3 लफ्ज भूलने नहीं है. ग्रैन्युलोमा, TB, caseous necrosis, इंटरचेंजेबली यूज्ड. जहां पे ये 3 लफ्ज आएंगे आंसर एक ही है. केजियस नेक्रोसिस आएगा, ग्रैन्युलोमा आएगा, टीबी आएगा. एक ही चीज ये पूछ रहे हैं आपसे. समझ आ गई इसमें बेटा आपको? मैम ग्रैनुलोमा बेटा ग्रैन्युलोमा इज द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ दैट केजियस नेक्रोसिस, केजियस मटेरियल. उसके सेंटर में केजियस मटेरियल होता है. ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे बेटा. ये मैक्रोफेजेस होते हैं ना, जो वो 1-to-1 फाइट नहीं कर सकते जैसे न्यूट्रोफिल्स कर सकते हैं. माइकोबैक्टीरियम टीबी इज अ बड़ा सा बैक्टीरिया, वो चेन्स में प्रेजेंट होता है. उसको मारना, अब आप मुझे बताओ, एक लड़के को मारना हो, एक लड़का काफी है. एक पहलवान को मारना हो तो एक लड़का काफी है ना. उसमें आप क्या करोगे? 3-4 लड़के जो है ना वो इकट्ठे होगे, उसको प्लान आउट करोगे कि हम करें. सो माइकोबैक्टीरियम इतना बड़ा बैक्टीरिया है कि उसको एक सेल नहीं मार सकता. देयरफॉर द मैक्रोफेजेस दे जॉइन टुगेदर, दे यूनाइट टुगेदर टू एनसर्कल दिस माइकोबैक्टीरिया. वो सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसको वॉल ऑफ कर देते हैं ताकि हम इसको कर सकें, और फिर वो फाइट स्टार्ट होती है. सो अंदर आपका माइकोबैक्टीरियम होता है, और इधर ये सारे दीज आर एपिथेलियोइड सेल्स व्हिच आर, इसकी डिटेल में ना जाओ, ये मैं फर्क तरफ चली गई. बस जस्ट इतना याद रखो कि वो जो उसको मारने के लिए होते हैं ना, यू हैव एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, और ये केजियस मटेरियल होता है. सो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ केजियस टाइप ऑफ नेक्रोसिस, वेयर डू यू सी दिस? Tuberculosis, lungs. ट्यूबरकुलोसिस, वेरी गुड. लंग्स ग्रैनुलोमा एंड ग्रैन्युलोमा. बस जो कुछ आ जाए ना, आंसर इज केजियस नेक्रोसिस. ठीक है. सो हिस्ट्री आएगी. A patient suffers from low-grade fever with enlarged cervical lymph nodes, cough. So, what type of necrosis will be seen in this patient? Caseous. इस वजह से ये सारी histories of low-grade fever, night sweats. ये typical presentation of a patient with tuberculosis. So, coming to the fat necrosis. मैम आपने कहा था इंटरचेंजेबली का वर्ड आएगा तब भी यही आएगा केसियस. मेरा मतलब है बेटा, आपको किसी सिनेरियो में ना केजियस आ जाए, किसी सिनेरियो में टीबी का लफ्ज आ जाए, किसी सिनेरियो में ग्रैन्युलोमा आ जाए, आंसर उसका यही पूछना चाह रहे हैं, वो केजियस नेक्रोसिस. ओके मैम. समझ आ गई बेटा आपको? केजियस, ये जो ग्रैन्युलोमा है ना, दिस इज एक्चुअली द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ दैट चीजी मटेरियल. ठीक है बेटा जी. ये इसलिए नहीं मैं डिटेल में करा रही है, नेक्स्ट चैप्टर में आप करेंगे. फिर है फैट नेक्रोसिस. फैट नेक्रोसिस हमारी बॉडी में कहां कहां ज्यादा होती है? एज द नेम इंडिकेट्स, ये नेक्रोसिस फैट में होता है. सो एक फैट ज्यादा कहां पे है? ब्रेस्ट्स में है. फैट ज्यादा बटक्स में है, और फैट ज्यादा ओमेंटम में है. ऐसे ही है ना बेटा? सो दीज आर द 3 एरियाज व्हिच आर प्रोन टू फैट नेक्रोसिस. और आपसे जब MCQ आएगा, सो उसमें आपसे ये आएगा एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का. पैंक्रियास के अंदर एंजाइम्स होते हैं. वन ऑफ द एंजाइम्स इज लाइपेज. व्हेनेवर द पैंक्रियाटिक टिश्यू अंडरगोज इंजरी, द लाइपेज इज एक्टिवेटेड. और वो जब एक्टिवेट होगा, वो इतना सब कुछ खाना शुरू कर देगा कि वो पैंक्रियास को खाता हुआ ओमेंटम में आ जाएगा. और आपको पता है अक्सर औकात सर्जन्स, वो एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, और सर्जन्स जब उसका पेट खोलते हैं तो उनको ये पिक्चर नजर आती है. ये ओमेंटम है, मिजेंट्री है, और मिजेंट्री के अंदर उन्हें ये वाइट चौकी चीज नजर आती है. सो दिस इज एक्चुअली, वो कह देते हैं, साथ ही वो कह देते हैं पेशेंट को, इसको पैंक्रियाटाइटिस है. दिस इज द क्लू. ओमेंटम के अंदर वाइट चौकी मटेरियल नहीं होना चाहिए. दिस इज द वाइट चौकी मटेरियल, नॉट केजियस मटेरियल, चौकी मटेरियल. और ये क्यों होता है? फैट ब्रेक डाउन करती है इनटू फैटी एसिड्स, एंड द फैटी एसिड्स जो है
दे टेक अप कैल्शियम। जो नॉर्मल कैल्शियम भी वहां पड़ा होता है वो ले लेते हैं और कैल्सिफाई हो जाता है। सो इसलिए आपको कैल्सिफिकेशन नजर आती है। सो सबसे पहले फैट नेक्रोसिस में याद रखो 2 एग्जांपल्स। फैट नेक्रोसिस अकर्स इन पैंक्रियास, फैट नेक्रोसिस अकर्स in all those areas where you will have, हाँ जी, excess of fat, traumatic Breast, हाँ, गिरा है, buttocks. चोट लगी है उसको, बटक के भाग गिर गया है, उधर उसको चोट लगी है तो ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस हो जाए। और दूसरा कहाँ पे हो जाता है? पैंक्रियास में। जब पैंक्रियाटिक Acute. एंजाइम्स पैंक्रियाटाइटिस में लीक आउट करते हैं, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, तो पैंक्रियास कहाँ पे पड़ा? इट्स अ रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। सो वो अंदर का सारा वो अफेक्ट करेगा एंड द पेशेंट विल हैव फैट नेक्रोसिस, कैल्सिफिकेशन। इसको कहते हैं सेपोनिफिकेशन। ये वाली जो चीज आ रही है ना, आपकी बुक में भी डायग्राम है, ये एज इट इज ऑस्पी में आता है, आपको एज इट इज ऑस्पी में ये पिक्चर आती है। सो ये चौकी डिपॉजिट्स हैं। कोई मुझे बता सकता है ये चौकी डिपॉजिट्स क्यों बनते हैं? मैम जब फैट डाइजेस्ट होता है, फैटी एसिड्स बनते हैं जो कैल्शियम अपटेक कर लेता है। शाबाश। जो फैट है जब वो डिस्ट्रॉय होता है और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो फैटी एसिड्स बनते हैं। फैटी एसिड्स हैव अ जिसको कहते हैं ना Tendency. प्रीडिस्पोजिशन, हाँ, या कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है उनकी ये कि जो नॉर्मल भी कैल्शियम है ना वो उसको टेक अप करने की। तो जब वो देखो, ये देखो, जिस वक्त फैटी एसिड जो है, जब फैटी एसिड्स ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू फैटी एसिड्स, these fatty acids they take up calcium and this is called calcification या saponification। ठीक है, इसको हम कहते हैं। सो ये आपने एग्जांपल्स याद, दिस इज द, इसमें आपको मुझे बताओ कहीं नजर आ रही है saponification? Yes, ma'am. कहाँ पे? ये इधर white chalky appearance. इधर नहीं इधर मैम। Oh, No, यस मैम, ये ये हो रही है यहाँ पर। शाबाश, ये भी है, ये भी white है। chalky appearance. ठीक है, ये सब है हमारा फैट नेक्रोसिस। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। और ये एक चीज हम कर लें, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस की एग्जांपल्स याद हो गई है बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, और उसमें आप, मैम जी बेटा, मैम इसकी कॉजेस की समझ नहीं आई। अच्छा देखो, फैट बेटा, फैट नेक्रोसिस में फैट का नेक्रोसिस होना है। सो ये 2 जगहों पे होगा। एक तो नॉर्मल है उस जगह पे जहां फैट ज्यादा है, लाइक द ब्रेस्ट। कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे का सर लगता है ना, मदर फीड लेते हुए, सो दैट एरिया अंडरगोज फैट नेक्रोसिस। ठीक है, समझ रहे हो आप? इंजरी हुई है उधर, बिकॉज दैट्स अ फैट रिच एरिया। इसी तरह बटक्स, दे आर फैट रिच एरिया। उस जगह पे अगर चोट लगेगी, गिर गया, हिट हुआ, कोई चीज लग गई, वहां पे फैट नेक्रोसिस होगा। ये एग्जांपल तो आपको याद रहेगी बिकॉज दे आर फैट रिच एरियाज। दूसरी एग्जांपल आपने याद करनी है, पैंक्रियाज। एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। पैंक्रियाज भूलना नहीं है, पैंक्रियाज की वजह से फैट नेक्रोसिस होता है। 2 चीजें एमसीक्यू में ज्यादा पूछते हैं, जी। फैट नेक्रोसिस और इंजरी टू द ब्रेस्ट, ट्रॉमेटिक इंजरी टू द ब्रेस्ट। ये दोनों एमसीक्यूज में आ सकती है। पैंक्रियाटिक इंजरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो किसी भी वजह से हो सकती है। ज्यादातर व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस? कौन बताएगा मुझे? मैम गॉल ब्लैडर स्टोन्स। लेस लाइकली, और वो तो पैंक्रियाज में नहीं है, गॉल ब्लैडर में। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का कॉज मैम जब बाइल डक्ट उन स्टोन्स की वजह से ब्लॉक हो जाती है तो जो हमारे पास बाइल है उसका रिफ्लक्स होता है बैक टू द पैंक्रियाटिक डक्ट, और जब वो ब्लॉक हो जाएगी वो पैंक्रियास को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर टू देती है, सम तो एक्सटेंट उससे यस, अगर वो पैंक्रियाटाइटिस होता है। एम्पिलोबेटर में हो, अगर वो एम्पिलोबेटर में हो। यूजुअली बाइल स्टोन्स यूजुअली बाइल डक्ट में ही बन रहे होते हैं। ठीक है, सो वेरी लेस लाइकली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज बेटा अल्कोहल कंजम्पशन, बहुत ज्यादा। अल्कोहल इटसेल्फ इज एसिडिक। एक दफा उसने एक चीज को उधर डिस्ट्रॉय कर दिया तो ऑटो कैटालिटिक चेंज से वो हर एंजाइम उसका डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। सो जब लाइपेजेस आर रिलीज, द लाइपेजेस आर रिलीज, और बाहर क्या है, ओमेंटम पड़ा हुआ है, ओमेंटम है, मिजेंट्री वगैरह। सो ये सारी की सारी चीजें जब हो जाएंगी तो उसमें फैट नेक्रोसिस होगा। बेटा समझ आ गई है इसकी? यस मैम। जी मैम। थक गए हो बहुत ज्यादा? नो मैम। बस कर दी? यस मैम। चलो तो टाइम सिर्फ भी हो फिब्रिनॉइड गया। कर ले, सिर्फ फिब्रिनॉइड कर ले, फिर आपका कल ये से। कंप्लीट हो जाएगा असाइनमेंट के लिए बेटा। सिर्फ ये चीज है। Okay, ma'am.
चलो, थैंक यू सो मच बेटा। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है, दिस इज द टाइप ऑफ नेक्रोसिस विच इज सीन इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। कॉज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है, और साइट कौन सी होती है, ब्लड वेसल्स। सो दो चीजें याद रखनी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड ब्लड वेसल्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में ये हो जाता है कि जो एंटीजन है ना, दैट इज प्रेजेंट इन द वेसल वॉल। नहीं, ये लास्ट Okay. सो द एंटीजन इज प्रेजेंट इन द वेसल वॉल, और जो एंटीबॉडी आती है ना, वो आके वेसल वॉल को अटैक करती है। सो व्हेन दैट एंटीबॉडी कम्स एंड अटैक्स द वेसल वॉल, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, वेसल वॉल डिसरप्ट होती है। प्लाज्मा के अंदर फिब्रिन भी होती है, वो नॉर्मली लीक आउट नहीं करती, लेकिन जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है ना, ये प्लीज एक दफा उस पर ले आते हैं बेटा, सिर्फ उस पर जल्दी से। सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है ना बेटा जिस वक्त, तो उस वक्त सेल ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करके बताऊंगा एंड देन विल बी डन। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस, और इसके अंदर क्या है, Autoimmune disorder. क्लियर कर दो चलो। ये देखो बेटा, ये वेसल वॉल है, इसके अंदर एंटीजन पड़ा हुआ है, ये एंटीजन है, ये एंटीजन पड़ा। सो इसमें ऑटो इम्यून डिजीजेस में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, बॉडी के जो एंटीबॉडीज हैं वो अपने ही बॉडी की एंटीजन्स को अटैक कर देते हैं, नॉर्मली ऐसे नहीं करते। सो ऑटो इम्यून डिजीजेस में ये होता है कि जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो अपने ही सेल्स को अटैक करती हैं। सो जो ऑटो इम्यून डिजीजेस में जो एंटीबॉडी है वो आई है, एंटीजन पड़ा हुआ है ब्लड वेसल में, दिस इज अ ब्लड वेसल, दिस इज अ ब्लड वेसल। सो वो पड़ा हुआ है एंटीजन, एंटीबॉडी आती है, आके इसको अटैक करती है। जब वो इसको आके अटैक करेगी, सो ये मेम्ब्रेन्स थोड़ी सी लीकी हो जाएंगी। ठीक है ना, जब ये मेम्ब्रेन्स लीकी होंगी, सो वेसल्स के अंदर जो फिब्रिन होता है ना, वो लीक आउट करके वेसल वॉल के साथ 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 लिक्विड होता है ना, तो वो इसके साथ, मुझसे नहीं हो रहा बेटा लेकिन ये देख लो बस, इधर इधर आ जाए, समझ आइए आपको। सो यू हैव एंटीजन ऑन दिस, ऑन द वेसल वॉल, the antibody will come and will attack that antigen and will destroy the vessel wall to some extent, थोड़ा सा। उसकी वजह से कुछ proteins will leak out like fibrin and they'll deposit on the vessel wall and this is called fibrinoid necrosis। बस आज अब मैं आप लोगों को सबमिट वो करवाऊंगी LMS के ऊपर असाइनमेंट, अगली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस वाली, और वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ऑन मंडे। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Thank you very much for giving me extra time. Thank you बेटा। अल्लाह हाफिज, stay safe। Allah अल्लाह हाफिज बेटा। हाफिज।